क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी ही जिंदगी में अजनबी बन गए हैं? एक ऐसी महिला की कहानी जो अपने पति की दुनिया में लगभग अदृश्य हो चुकी थी, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी है खुद को फिर से पाने की, छिपी हुई ताकत की, और उस चमक की जो कभी बुझती नहीं, बस सही समय का इंतजार करती है। अगर आपको इस तरह की सामग्री पसंद है, तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कहां से हैं और आप हमें किस समय सुन रहे हैं। मुंबई की हवेली की मनोरम खिड़कियों से बारिश टकरा रही थी। एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली लय बना रही थी जो अनन्या के सीने में बसे खालीपन को प्रतिध्वनित करती लग रही थी। वह रसोई में उस उत्तम चॉकलेट केक को देख रही थी जिसे बनाने में उसने पूरी सुबह लगा दी थी। आज उनकी शादी के 8 साल पूरे हो गए थे। उसने ताजी स्ट्रॉबेरी से उसे सजाया था, ठीक वैसे ही जैसे विक्रम को पसंद था, और जश्न मनाने के लिए फ्रांसीसी शैंपेन भी खरीदी थी। गैराज का दरवाजा खुलने की आवाज ने उसके चेहरे पर दिन में पहली बार मुस्कान ला दी। आखिरकार वह आ गया था। उसने जल्दी से उन मोमबत्तियों को जलाया जिन्हें उसने डाइनिंग रूम में फैला रखा था, और हॉल के शीशे में खुद को देखने के लिए दौड़ी, अपने भूरे बालों को ठीक करते हुए जिन्हें उसने खास तौर पर उसके लिए खुला छोड़ा था। जब विक्रम ने उसके कदमों की आहट सुनी तो उसने खुशी से उसे पुकारा, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मैंने एक सरप्राइज तैयार किया है। वह अपने कान से सेल फोन चिपकाए कमरे में आया, अधीरता से उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। नहीं शर्मा, सारी कीमतें गलत हैं, वह फोन पर कह रहा था। उसके पास से ऐसे गुजर गया जैसे वह कोई भूत हो। तुम्हें कल तक गणना फिर से करनी होगी। अनन्या कमरे के बीच में खड़ी रह गई। उसके चारों ओर मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं, और उसने महसूस किया कि उसके होठों से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही है। विक्रम ने कॉल खत्म की और आखिरकार उसकी तरफ देखा। सजावट देखकर उसकी भौहें तन गईं। ये सब क्या है? उसने चिढ़कर पूछा, जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। आज हमारी शादी की सालगिरह है, उसने धीरे से कहा। आज 8 साल हो गए, याद है? विक्रम का भाव चिढ़ से बदलकर लगभग घबराहट में बदल गया। यह साफ था कि वह पूरी तरह से भूल गया था। बेशक मुझे याद है, उसने अपनी टाई ढीली करते हुए झूठ बोला। बस आज ऑफिस में दिन बहुत मुश्किल था, दिमाग काम में लगा हुआ है। अनन्या ने अपनी निराशा छिपाने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। मैंने तुम्हारा पसंदीदा केक बनाया है, उसने रसोई की मेज की ओर इशारा करते हुए कहा, और वह शैंपेन खरीदी है जो तुम्हें पसंद है। अनन्या प्रिय, उसने उसे बीच में ही टोक दिया, फिर से अपने सेलफोन को देखते हुए। हम वीकेंड पर जश्न मनाएं तो कैसा रहेगा? आज सच में अच्छा दिन नहीं है, मुझे कुछ जरूरी समस्याएं सुलझानी हैं। ये शब्द पेट में मुक्के की तरह लगे। अनन्या ने मोमबत्तियों को देखा, उस केक को जिसे उसने इतने प्यार से बनाया था, उस मेज को जिस पर चीनी मिट्टी के बर्तन सजे थे जिन्हें वे केवल खास मौकों पर इस्तेमाल करते थे। जरूर, उसने अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, हम किसी और दिन जश्न मना सकते हैं। लेकिन जब वह नहाने के लिए ऊपर गया तो अनन्या डाइनिंग रूम की कुर्सी पर ढह गई। 8 साल, शादी के 8 साल, और वह पूरी तरह से भूल गया था। उसने उस उत्तम केक को देखा, उन मोमबत्तियों को जो पिघलने लगी थीं, उस शैंपेन को जो बंद ही रहेगी। धीरे धीरे उसने एक एक करके मोमबत्तियां बुझाना शुरू कर दिया। आखिरी लौ ठीक उसी समय बुझी जब उसने विक्रम को फिर से सीढ़ियों से नीचे उतरते सुना। अब वह उस सूट में था जिसे उसने एक दिन पहले प्रेस करने के लिए भेजा था। मैं इन अधूरे कामों को निपटाने के लिए बाहर जा रहा हूं, उसने कार की चाबियां उठाते हुए कहा। मेरा इंतजार मत करना। दरवाजा एक ऐसी आवाज के साथ बंद हुआ जो खाली घर में गूंज उठी, और अनन्या ने आखिरकार अपनी आंखों से आंसू बहने दिए। ये आंसू सिर्फ भूली हुई तारीख के लिए नहीं थे, बल्कि इस दर्दनाक एहसास के लिए थे कि वह अपने ही पति के जीवन में पूरी तरह से अदृश्य हो गई थी। वह तब इन जरूरी मुलाकातों को वास्तव में जानती थी। 3
महीने पहले उसे पता चला था कि विक्रम ने शहर के केंद्र में एक अपार्टमेंट ले रखा है। यह खोज गलती से हुई जब उसे उसके कोट में चाबियों का दूसरा सेट मिला। जिज्ञासावश वह चाबी के गुच्छे पर लिखे पते पर गई थी और अपनी आंखों से देखा था। वह उस इमारत से एक युवा गोरी लड़की के साथ बाहर निकल रहा था, जो 25 साल से ज्यादा की नहीं होगी। वे ऐसे हंस और चूम रहे थे जैसे वे किशोर प्रेमी हों। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात अनन्या सदमे की हालत में घर लौट आई थी, लेकिन उसने विक्रम का सामना नहीं किया था। इसके बजाय उसने ध्यान देना शुरू कर दिया, उन विवरणों पर ध्यान देना जिन्हें वह पहले नजरअंदाज कर देती थी। वे फुसफुसाती हुई कॉलें जिन्हें वह दूसरे कमरे में लेता था, उसके कपड़ों में बसी स्त्री इत्र की महक, काम की प्रतिबद्धताओं के बारे में बढ़ते हुए विस्तृत झूठ। अब अपनी शादी की सालगिरह के दिन अपने खाली घर में अकेले बैठी, उसने आखिरकार खुद से उस सच्चाई को स्वीकार कर लिया जिससे वह बच रही थी। उसकी शादी एक धोखा थी, वह सिर्फ एक दिखावा थी। विक्रम द्वारा बनाए गए सफल जीवन में एक सजावटी टुकड़ा। फोन बजा, जिससे उसके काले विचार टूट गए। ये प्रिया थी, कॉलेज की उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उन कुछ लोगों में से एक जिनके साथ वह अभी भी नियमित संपर्क में थी। हाय अनन्या, प्रिया ने अपनी हमेशा की गर्मजोशी भरी आवाज में कहा। सालगिरह कैसी रही? तुम लोगों ने कुछ खास किया? अनन्या ने मेज पर रखे केक को देखा, पिघली हुई मोमबत्तियों को, उस शैंपेन को जो बंद ही रही। हाँ, यह उत्तम था। उसने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए झूठ बोला। अनन्या शर्मा, प्रिया ने उस लहजे में कहा जो वह तब इस्तेमाल करती थी जब वह किसी को 20 साल से जानती हो। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, क्या हुआ? और फिर महीनों में पहली बार अनन्या टूट गई। उसने भूली हुई सालगिरह के बारे में बताया, अपने पुष्ट संदेहों के बारे में, और वह अपने ही जीवन में कितना अदृश्य महसूस करती थी। शब्द सिसकियों के साथ बाहर आए, सालों का दबा हुआ दर्द आखिरकार आवाज पा रहा था। हे भगवान! अनन्या, प्रिया ने उसके खत्म करने पर फुसफुसाया। तुमने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे शर्म आती थी, अनन्या ने स्वीकार किया। इस बात की शर्म कि मैं यह बन गई हूं, यह दयनीय महिला जो ध्यान की कोई भी छोटी सी किरण स्वीकार कर लेती है। तुम दयनीय नहीं हो, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। तुम एक अविश्वसनीय महिला हो जो रास्ते में खो गई, लेकिन खुद को फिर से खोजने के लिए अभी भी समय है। उन्होंने देर रात तक बात की। प्रिया ने अनन्या को याद दिलाया कि वह कौन हुआ करती थी। वास्तुकला में स्नातक, अकादमिक सम्मान के साथ, सपनों और परियोजनाओं से भरी एक प्रतिभाशाली युवा महिला। एक ऐसी महिला जिसने विश्वविद्यालय में डिजाइन प्रतियोगिताएं जीती थीं, जिसके पास स्थिरता और सामाजिक वास्तुकला के बारे में नवीन विचार थे। क्या तुम्हें कॉलेज में अपना अंतिम प्रोजेक्ट याद है? प्रिया ने पूछा। वह पारिस्थितिक आवास परिसर जिसने सबसे सख्त प्रोफेसरों को भी प्रभावित किया था। अनन्या दिन में पहली बार मुस्कुराई। मुझे याद है, प्रोफेसर वर्मा ने कहा था कि यह उनके 20 साल के करियर में देखा गया सबसे होनहार काम था। और वह महिला अब कहाँ है? सवाल एक चुनौती की तरह हवा में लटका रहा। अनन्या जवाब जानती थी। वह महिला धीरे धीरे खो गई थी। एक आदर्श पत्नी, एक गृहिणी होने की उम्मीदों में निगल गई थी। विक्रम के सामाजिक कार्यक्रमों में एक खामोश साथी। जब उसने फोन रखा तो अनन्या खामोश घर में घूमी। हर कमरा पूरी तरह से सजाया हुआ था, हर वस्तु अपनी निर्धारित जगह पर थी। यह एक पत्रिका का घर था, ठंडा और अवैयक्तिक। वहां कुछ भी उसके व्यक्तित्व, उसकी पसंद, उसके सपनों को नहीं दर्शाता था। वह उस दफ्तर में गई जिसे वह शायद ही कभी इस्तेमाल करती थी और कमरे के पीछे की अलमारी खोली। वहां धूल भरी और भूली हुई उसकी कॉलेज की फाइलें थीं, उसकी परियोजनाएं, उसके चित्र। उसने बेतरतीब ढंग से एक फाइल उठाई और उसे खोला। जो पहला चित्र उसने देखा, उसने उसे पुरानी यादों के साथ आह भरने पर मजबूर कर दिया। यह एक टिकाऊ घर का स्केच था जिसे उसने तीसरे वर्ष में डिजाइन किया था, जिसमें वास्तुकला में एकीकृत सौर पैनल, ऊर्ध्वाधर उद्यान और जल पुनर्चक्रण प्रणाली थी। यह रचनात्मक, कार्यात्मक, सुंदर था। यह वह थी। तुम कहां चली गई?
उसने चित्र से फुसफुसाते हुए वर्षों पहले खींची गई रेखाओं को धीरे से छूते हुए पूछा। उसने अपने पुराने कामों को पलटते हुए घंटों बिताए, खुद के एक ऐसे संस्करण को फिर से खोजा जिसे वह भूल चुकी थी कि वह मौजूद है। वहां प्रतिभा थी, दृष्टि थी, मौलिकता थी। उसने यह सब क्यों छोड़ दिया था? जवाब धीरे धीरे दर्दनाक यादों के माध्यम से आया। शादी के ठीक बाद जब वह काम पर वापस जाने की बात करती तो विक्रम हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है प्रिय, मैं हमारे परिवार का भरण पोषण आराम से कर सकता हूं। जब वह जोर देती तो वह नाराज हो जाता। मुझे लगा कि तुम मेरे साथ एक घर बनाना चाहती हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा करियर हमारी शादी से ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे उसने इस विचार को आत्मसात कर लिया था कि एक अच्छी पत्नी होने का मतलब अपनी पेशेवर महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना है। और विक्रम स्वतंत्रता की किसी भी इच्छा को स्वार्थ या कृतज्ञता के रूप में दिखाने में माहिर था। जब वह आखिरकार बेडरूम में गई तो सुबह के 2 बज चुके थे और विक्रम अभी तक वापस नहीं आया था। अनन्या ने उस किंग साइज बेड को देखा जिसे वे 8 साल से साझा कर रहे थे, और पहली बार उसने इसे वैसे ही देखा जैसा यह वास्तव में था, उसके सुनहरे पिंजरे का प्रतीक। उस रात उसने रोहन का सपना देखा। सपने में वे वापस विश्वविद्यालय में थे, कैंपस के लॉन पर बैठे अपने अंतिम प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। रोहन उस खास तरीके से मुस्कुरा रहा था जो हमेशा उसे दुनिया की सबसे दिलचस्प महिला महसूस कराता था। तुम इन विचारों से दुनिया बदल दोगे, वह सपने में कह रहा था। सच्ची प्रशंसा के साथ उसके चित्र पलट रहा था। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? उसने असुरक्षित होकर पूछा। मुझे यकीन है तुम में एक विशेष प्रतिभा है अनन्या, किसी को भी तुम्हें इसके विपरीत समझाने मत देना। वह आंखों में आंसू लिए जागी। सपना अभी भी उसकी याद में ताजा था। रोहन ने हमेशा उस पर विश्वास किया था, हमेशा उसके सपनों को प्रोत्साहित किया था। विक्रम के साथ कितना बड़ा अंतर था जिसने वर्षों से उसके आत्मविश्वास को व्यवस्थित रूप से कम किया था। विक्रम सुबह 6 बजे घर आया, चुपचाप कमरे में घुसकर बिस्तर पर ऐसे फिसल गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। स्त्री इत्र की गंध अचूक थी। अनन्या ने सोने का नाटक किया, लेकिन उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा जागा हुआ था। वर्षों में पहली बार वह अपनी स्थिति को पूरी स्पष्टता से देख रही थी। यह सिर्फ विश्वासघात के बारे में नहीं था, यह उस आदमी के बारे में था जिसने एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी महिला से शादी की थी और उसे व्यवस्थित रूप से खुद की छाया में बदलने के लिए काम किया था। जब विक्रम कुछ घंटों बाद काम के लिए निकला, भूली हुई सालगिरह का कोई जिक्र किए बिना, कोई माफी नहीं, यहां तक कि एक सुप्रभात भी नहीं, अनन्या ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। उसने प्रिया को फोन किया। क्या तुम्हारे पास अभी भी वास्तुकला बाजार के लोगों के संपर्क हैं? उसने बिना किसी भूमिका के पूछा। हाँ हैं, प्रिया ने आश्चर्यचकित लेकिन स्पष्ट रूप से आशान्वित होकर उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं अपनी जिंदगी वापस पालूं। और 8 वर्षों में पहली बार अनन्या ने अपने सीने में आशा की एक चिंगारी जलती हुई महसूस की। रास्ता मुश्किल होगा, वह जानती थी, लेकिन अपनी ही अस्तित्व में अदृश्य बने रहने से कुछ भी बेहतर होगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर आपको इस तरह की सामग्री पसंद है तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कहां से हैं और आप हमें किस समय सुन रहे हैं। एक बरसात के मंगलवार को सुरुचिपूर्ण लॉ फर्म में बैठक हुई। अनन्या प्रिया और फर्म के 2 भागीदारों के सामने बैठी थी, एक ही समय में अजीब तरह से घबराई हुई और उत्साहित महसूस कर रही थी। उसे अपना करियर फिर से शुरू करने का फैसला किए 3 हफ्ते हो चुके थे और आज पहले असली इम्तिहान का दिन था। सज्जनों, मैं आपको अनन्या शर्मा से मिलवाती हूं, प्रिया ने अपनी आवाज में स्पष्ट गर्व के साथ कहा। विश्वविद्यालय में मेरी मुलाकात सबसे प्रतिभाशाली वास्तुकार से हुई और हमारे विशेष प्रोजेक्ट के लिए एकदम सही व्यक्ति। डॉ. राजीव मेहता, वरिष्ठ साथी,
60 के दशक के एक सुरुचिपूर्ण व्यक्ति उस पोर्टफोलियो को पलट रहे थे जिसे अनन्या ने पिछले हफ्तों में अपडेट किया था। उसके कॉलेज के कामों को डिजिटल कर दिया गया था और पुनर्व्यवस्थित किया गया था, जो एक प्रभावशाली रचनात्मक विकास दिखा रहा था। ये प्रोजेक्ट वास्तव में उल्लेखनीय है, उन्होंने उसे देखने के लिए अपना चश्मा उठाते हुए कहा। विशेष रूप से यह टिकाऊ आवास परिसर, कार्यक्षमता और पर्यावरणीय चेतना के बीच एकीकरण असाधारण है। अनन्या ने अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की। धन्यवाद। स्थिरता हमेशा से मेरा जुनून रहा है। मेरा मानना है कि वास्तुकला में केवल आश्रय देने की नहीं, बल्कि ठीक करने की भी शक्ति है। उत्तम डॉक्टर समीर गुप्ता, दूसरे साथी ने कहा, क्योंकि हमारे ग्राहक को ठीक इसी दृष्टि की आवश्यकता है। यह एक एनजीओ है जो सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों के साथ काम करता है। वे एक सामुदायिक केंद्र बनाना चाहते हैं जो एक ही समय में कार्यात्मक, सुंदर और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार हो। अगले घंटे के दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट के विवरण, बजट और समय सीमा पर चर्चा की। अनन्या ने अपने दिमाग को जागते हुए महसूस किया। विचार एक नदी की तरह बह रहे थे जिसे वर्षों से बांध कर रखा गया था। उसने तकनीकी प्रश्न पूछे, रचनात्मक समाधान सुझाए, एक ऐसा ज्ञान प्रदर्शित किया जिसे वह खुद भी नहीं जानती थी कि उसके पास अभी भी है। बहुत अच्छा, डॉ मेहता ने आखिरकार कहा। हम आपको एक फ्रीलांस सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहेंगे। क्या आप अगले सोमवार से शुरू कर सकती हैं? मैं कल से शुरू कर सकती हूं। अनन्या ने अपने ही दृढ़ संकल्प पर आश्चर्यचकित होते हुए उत्तर दिया। जब वह ऑफिस से बाहर निकली तो प्रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे पता था कि तुम यह कर लोगी। मैंने बैठक के दौरान तुम्हारी आंखों में चमक देखी। असली अनन्या वापस आ गई थी। उस दोपहर अनन्या एक ऐसी ऊर्जा के साथ घर लौटी जिसे उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। पहली बार उसके पास कुछ सार्थक करने के लिए था, एक उद्देश्य, घर को बेदाग रखने और रात के खाने तैयार करने के अलावा, जिसे खाने के लिए विक्रम शायद ही कभी आता था। उसने उस लिविंग रूम में एक छोटा सा कार्यालय स्थापित किया जिसका वे कभी उपयोग नहीं करते थे। मेज पर पौधे और स्केच फैलाए। जब उसे एहसास हुआ तो रात के 8 बज चुके थे और वह बिना रुके घंटों काम कर चुकी थी। सामुदायिक केंद्र के लिए अपने विचारों में पूरी तरह से खोई हुई थी। दरवाजे में चाबी की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। विक्रम आ गया था। ये सब क्या गंदगी है? उसने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर मेज पर फैले कागजों को डिसअप्रोबेशन के साथ देखते हुए पूछा। यह गंदगी नहीं है, अनन्या ने अपने चित्र व्यवस्थित करते हुए उत्तर दिया। मैं काम कर रही हूं। काम कर रही हो? उसने शब्द को ऐसे दोहराया जैसे यह कोई बेतुकी बात हो। किस पर? मुझे एक वास्तुकला प्रोजेक्ट मिला है, एक एनजीओ के लिए एक सामुदायिक केंद्र। विक्रम अविश्वास में हंस पड़ा। अनन्या, तुमने 8 साल से काम नहीं किया है और अब अचानक तुमने फैसला किया है कि तुम एक वास्तुकार बनने जा रही हो? मैं हमेशा एक वास्तुकार थी, उसने अपनी ही आवाज में दृढ़ता पर आश्चर्यचकित होते हुए उत्तर दिया। मैंने सिर्फ पेशा करना बंद कर दिया था, एक अच्छे कारण के लिए, उसने कहा, उसके सामने की कुर्सी पर बैठते हुए। अनन्या, तुम्हारा यहां एक आरामदायक जीवन है, एक सुंदर घर, वित्तीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिति। इस कल्पना के साथ चीजों को क्यों जटिल बनाना? कल्पना? उसने दोहराया, जलन की एक चिंगारी महसूस करते हुए। मेरी शिक्षा एक कल्पना है, मेरी प्रतिभा एक कल्पना है। तुम्हारी प्रतिभा तब होनहार थी जब तुम 22 साल की थीं, उसने कृपालुता से कहा। लेकिन यह 1 दशक पहले की बात है। दुनिया बदल गई है, तकनीक बदल गई है। तुम तो आज के सॉफ्टवेयर का उपयोग करना भी नहीं जानती। मैं सीख सकती हूं। किस लिए अनन्या? यथार्थवादी बनो। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मैं हम दोनों के लिए पर्याप्त पैसा कमाता हूं। अनन्या ने उसे घूर कर देखा। वास्तव में उसे वर्षों में पहली बार देखा। यहां एक ऐसा आदमी था जो न केवल उसके सपनों का समर्थन नहीं करता था, बल्कि उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्हें सक्रिय रूप से नष्ट करने की कोशिश करता था। और अगर मैं सिर्फ सहारे से ज्यादा चाहती हूं तो? उसने पूछा। और अगर मैं उपयोगी, उत्पादक, पूर्ण महसूस करना चाहती हूं? क्या तुम मेरी पत्नी होकर पूर्ण महसूस नहीं कर सकती? उसने पूछा।
और उसकी आवाज में एक सूक्ष्म खतरा था। नहीं, जब तुम्हारी पत्नी होने का मतलब अदृश्य होना है। शब्द उसके रोकने से पहले ही बाहर आ गए। विक्रम ने उसे आश्चर्य से घूर कर देखा, जैसे उसने कुछ अकल्पनीय कह दिया हो। अदृश्य? उसने दोहराया। अनन्या, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो एक महिला चाह सकती है, गहने, महंगे कपड़े, यह शानदार घर, लेकिन मेरे पास सम्मान नहीं है। उसने उसे बीच में ही रोक दिया। मेरे पास विचार नहीं है, मेरे पास प्यार नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूं प्रिय। वह उठी, खिड़की की ओर चलते हुए। पिछली बार कब हमने घरेलू मुद्दों के अलावा किसी और चीज के बारे में बात की थी? पिछली बार कब तुमने मुझसे पूछा था कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं? पिछली बार कब तुमने एक व्यक्ति के रूप में मुझ में वास्तविक रुचि दिखाई थी? विक्रम चुप रहा, सवालों से स्पष्ट रूप से असहज। तुम हमारी शादी की सालगिरह भूल गए? उसने उसकी ओर मुड़कर उसका सामना करते हुए कहा। 8 साल साथ, और तुम पूरी तरह से भूल गए। मेरा दिमाग काम में था, तुम किसी और महिला के साथ थे। उसने शांति से कहा। आरोप एक बम की तरह हवा में लटका रहा जो फटने वाला था। विक्रम ने उसे घूर कर देखा। उसका भाव आश्चर्य से कुछ और खतरनाक में बदल गया। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। अनन्या उसके पास वापस आई। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। उन बैठकों के बारे में झूठ जो सुबह तक चलती हैं, तुम्हारे कपड़ों में स्त्री इत्र की महक, शहर के केंद्र में वह अपार्टमेंट जिसे तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानती। अनन्या, मैंने तुम्हें देखा है, उसने कहा। शब्द एक दर्दनाक राहत की तरह बाहर आ रहे थे। मैंने तुम्हें उस इमारत से एक युवा गोरी लड़की के साथ बाहर निकलते देखा है, हंसते और चूमते हुए, जैसे कि तुम प्यार में पड़े किशोर हो। विक्रम एक लंबे पल के लिए चुप रहा। जब वह बोला तो उसकी आवाज ठंडी और गणनात्मक थी। तो क्या? 2 शब्दों ने उसे चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह मारा। तो क्या? उसने अविश्वास में दोहराया। हां, तो क्या? भले ही यह सच हो, तुम इसके बारे में क्या करोगी? वह खड़ा हो गया। उसका आसन डराने वाला था। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है अनन्या। कोई करियर नहीं, कोई अपना पैसा नहीं, जाने के लिए कोई जगह नहीं, यह घर, यह कार, ये गहने जो तुम पहनती हो, सब मेरा है। तुम हर चीज के लिए मुझ पर निर्भर हो। शब्दों की क्रूरता उसकी नसों में बर्फ की तरह थी, लेकिन यह स्पष्ट भी थी। आखिरकार विक्रम ने अपना मुखौटा पूरी तरह से उतार दिया था। तो यह बात है? उसने पूछा। उसकी आवाज दबी हुई गुस्से से कांप रही थी। तुम मुझे एक संपत्ति की तरह रखते हो? मैं तुम्हें वैसे ही रखता हूं जैसे एक पत्नी को रखा जाना चाहिए, उसने ठंडक से जवाब दिया। और बदले में तुम्हें आभारी होना चाहिए और वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे एक पत्नी को करना चाहिए, जिसमें तुम्हारे विश्वासघात को चुपचाप स्वीकार करना शामिल है, जिसमें वहां समस्याएं न खड़ी करना शामिल है जहां वे मौजूद नहीं हैं। उसने अपना कोट ठीक किया, जैसे कि बातचीत सिर्फ एक छोटी सी असुविधा हो। अनन्या, तुम एक संकट से गुजर रही हो, शायद हार्मोनल। मेरा सुझाव है कि तुम एक डॉक्टर से मिलो। कृपालुता आखिरी तिनका थी। अनन्या के अंदर कुछ टूट गया, एक बाधा जो वर्षों के अपमान के दौरान बनी थी और जो आखिरकार ढह गई। यहां से निकल जाओ, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन एक ऐसे अधिकार से भरी हुई थी जिसे वह खुद भी नहीं जानती थी कि उसके पास है। क्या? यहां से निकल जाओ, उसने चिल्लाया, दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिसका हमें पछतावा हो। विक्रम वास्तव में हैरान लग रहा था। 8 साल की शादी में उसने कभी उस पर चिल्लाया नहीं था, कभी इस तरह से खुद को मुखर नहीं किया था। अनन्या, तुम अपना नियंत्रण खो रही हो। मैं नियंत्रण वापस पा रही हूं, वह और भी जोर से चिल्लाई। 8 वर्षों में पहली बार मैं अपनी गरिमा, अपनी आवाज, अपनी पहचान वापस पा रही हूं। तुम हिस्टेरिकल हो रही हो और तुम एक क्रूर और जोड़ तोड़ करने वाले आदमी हो जिसने शक्तिशाली महसूस करने के लिए मुझे सालों तक नीचा दिखाया है। शब्द एक टॉरेंट की तरह बाहर आ रहे थे जो वर्षों से बंधा हुआ था। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुम मुझ पर नियंत्रण रखना पसंद करते हो। विक्रम ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। उसका भाव कठोर हो गया। जो तुम कह रही हो उस पर ध्यान दो अनन्या, तुम्हें पछताना पड़ सकता है।
क्या यह एक धमकी है? उसने पूछा, अपनी ठुड्डी को चुनौतीपूर्ण ढंग से उठाते हुए। एक पल के लिए वे खामोशी में एक दूसरे को घूरते रहे। आखिरकार विक्रम मुस्कुराया, लेकिन यह एक ठंडी, गणनात्मक मुस्कान थी। यह एक धमकी नहीं है, उसने धीरे से कहा। यह वास्तविकता की एक याद है। तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, अनन्या। और जब तुम्हारा यह नखरा खत्म हो जाएगा तो तुम्हें यह एहसास होगा और तुम मुझसे माफी मांगने आओगी। वह कमरे से बाहर चला गया, उसे गुस्से और एड्रेनालाइन से कांपता हुआ अकेला छोड़ गया। लेकिन वर्षों में पहली बार अनन्या ने छोटा या अपमानित महसूस नहीं किया। उसने मजबूत महसूस किया। उसने मेज पर फैले चित्रों को देखा, उस प्रोजेक्ट को जिसे उसने विकसित करना शुरू किया था, और एक ऐसा निर्णय लिया जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। उसने फोन उठाया और प्रिया का नंबर मिलाया। प्रिया, उसने कहा जब उसकी दोस्त ने जवाब दिया, मुझे एक वकील की जरूरत है, एक अच्छा तलाक का वकील। अनन्या, क्या हुआ? हुआ यह कि मैंने आखिरकार अपनी गरिमा वापस पा ली है और अब मैं अपनी स्वतंत्रता भी वापस पाने जा रही हूं। ऊपर की मंजिल से उसने विक्रम की कार के गैराज से निकलने की आवाज सुनी। शायद वह अपने गुप्त अपार्टमेंट में जा रहा था, अपनी युवा मालकिन की बाहों में। पहली बार इससे उसे चोट नहीं पहुंची। इसके विपरीत उसने राहत महसूस की। उसने आखिरकार देख लिया था कि वह वास्तव में कौन था, और आखिरकार उसके पास इसके बारे में कुछ करने के लिए पर्याप्त साहस था। मुक्ति का बीज अंकुरित हो गया था, अब इसे बढ़ने देने का समय था। 6 महीने बाद अनन्या पहचानने योग्य नहीं थी, शारीरिक रूप से नहीं। वह हमेशा एक सुंदर महिला रही थी, लेकिन अपने सार में उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो वर्षों से मौजूद नहीं थी। उसके चलने के तरीके में एक आत्मविश्वास, एक सच्ची मुस्कान जो उसके रूप को पूरी तरह से बदल देती थी। मुंबई के केंद्र में उसका अपार्टमेंट उस हवेली की तुलना में छोटा था जिसे उसने विक्रम के साथ साझा किया था, लेकिन यह पूरी तरह से उसका था। हर फर्नीचर को प्यार से चुना गया था, हर रंग उसके व्यक्तित्व को दर्शाता था, हर कोना उसकी कहानी कहता था। यह एक सच्चा घर था, न कि सिर्फ एक प्रदर्शनी घर। तलाक पिछले हफ्ते अंतिम रूप ले चुका था। सारा खन्ना, जिस वकील की प्रिया ने सिफारिश की थी, ने एक ऐसा समझौता किया था जिसकी अनन्या ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विक्रम अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए बेताब, उसे एक बड़ी राशि देने और 3 साल के लिए मासिक गुजारा भत्ता देने पर सहमत हो गया था। उसे डर था कि तुम विश्वासघात को सार्वजनिक कर दोगी, सारा ने समझाया था। उसके जैसे लोग जो एक सम्मानजनक सार्वजनिक छवि पर निर्भर करते हैं, चुप्पी के लिए अच्छी कीमत चुकाते हैं। लेकिन अनन्या को उसके पैसे की बहुत लंबे समय तक जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वास्तुकार के रूप में उसका काम इस तरह से फल फूल रहा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। एनजीओ के लिए सामुदायिक केंद्र एक शानदार सफलता थी, जिसने इस क्षेत्र की सबसे सम्मानित वास्तुकला पत्रिका में भी एक उल्लेख अर्जित किया था। अन्य प्रोजेक्ट आने लगे थे और उसने अपना छोटा सा कार्यालय स्थापित कर लिया था। उस गुरुवार की सुबह वह अपने अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक टिकाऊ आवासीय परिसर के अंतिम विवरणों की समीक्षा कर रही थी। यह ठीक उसी तरह का काम था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, सामाजिक उद्देश्य के साथ वास्तुकला। फोन बजा, जिससे उसके विचार टूट गए। अनन्या शर्मा आर्किटेक्चर, उसने जवाब दिया, अभी भी अपने पेशेवर नाम की आवाज के अभ्यस्त हो रही थी। अनन्या, उस आवाज ने उसे अपने नोट के बीच में ही रोक दिया। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे उसने 10 से अधिक वर्षों से नहीं सुना था, लेकिन जिसे उसने तुरंत पहचान लिया। उसका दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया और फिर बेकाबू होकर धड़कने लगा। रोहन, उसने फुसफुसाया। हाय, उसने कहा, और वह उसकी आवाज में शर्मीली मुस्कान सुन सकती थी। प्रिया ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया। उम्मीद है कि तुम्हें मेरे फोन करने से कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने जल्दी से जवाब दिया, बैठते हुए, क्योंकि उसके पैर अचानक उसे सहारा देने में असमर्थ लग रहे थे। तुम कैसे हो? अच्छा, बहुत अच्छा, वास्तव में। और तुम? प्रिया ने मुझे तुम्हारे नए चरण के बारे में बताया। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बेशक, प्रिया ने बताया होगा।
उसकी दोस्त ने कभी नहीं छिपाया था कि उसे लगता था कि उसे और रोहन को साथ रहना चाहिए था। मैं ठीक हूं, उसने कहा। ईमानदारी से कहूं तो मैं वर्षों में जितना बेहतर रही हूं उससे बेहतर हूं। यह सुनकर खुशी हुई। एक खामोशी थी, और जब वह फिर से बोला तो उसकी आवाज अधिक गंभीर थी। वास्तव में मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेशेवर प्रस्ताव है। पेशेवर? हाँ, तुम जानती हो कि मैं यहाँ लंदन में टिकाऊ वास्तुकला के साथ काम करता हूँ, है ना? खैर, हमारी कंपनी विस्तार कर रही है और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कार्यालय खोल रही है। हम एक अमेरिकी साथी की तलाश में हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी दृष्टि हमारी जैसी हो। अनन्या का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। और तुमने मेरे बारे में सोचा? मैंने तुम्हारा काम देखा अनन्या। प्रिया ने मुझे सामुदायिक केंद्र की तस्वीरें दिखाईं और मैंने तुम्हारे अन्य प्रोजेक्ट ऑनलाइन खोजे। ये ठीक वही है जो हम ढूंढ रहे हैं, सामाजिक चेतना के साथ टिकाऊ वास्तुकला। तुम एक पेशेवर के रूप में बहुत विकसित हुई हो। अनन्या ने अपने सीने में एक गर्मी फैलती हुई महसूस की। रोहन ने उसके काम पर शोध किया था। रोहन को लगता था कि वह एक पेशेवर के रूप में विकसित हुई है। मैं और जानना चाहूंगी, उसने भावनाओं के बवंडर के बावजूद अपनी आवाज को पेशेवर रखने की कोशिश करते हुए कहा। हम व्यक्तिगत रूप से बात करें तो कैसा रहेगा? मैं अगले हफ्ते अन्य व्यावसायिक बैठकों के लिए मुंबई आ रहा हूं। क्या हम रात के खाने के लिए मिल सकते हैं? मैं? हाँ, जरूर, उसने अपनी ही हिम्मत पर आश्चर्यचकित होते हुए कहा। उन्होंने अगले शनिवार को एक रेस्तरां में मिलने का फैसला किया जिसका उसने सुझाव दिया था। एक सुरुचिपूर्ण लेकिन दिखावटी जगह नहीं, उन भव्य स्थानों से बहुत अलग जिन्हें विक्रम पसंद करता था। जब उसने फोन रखा तो अनन्या कुछ मिनटों के लिए खड़ी रही, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी क्या हुआ है। रोहन उसके जीवन में वापस आ रहा था, और न केवल वापस आ रहा था, वह एक पेशेवर अवसर की पेशकश कर रहा था जो सब कुछ बदल सकता था। वह उठी और बाथरूम में शीशे के पास गई। जो महिला उसे वापस घूर रही थी वह कोई ऐसी थी जिसकी उसने पिछले कुछ महीनों में प्रशंसा करना सीखा था। उसके बाल एक आधुनिक कट में छोटे थे जो उसकी विशेषताओं को निखारते थे। उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास चमक रहा था जिसे उसने धीरे धीरे वापस पा लिया था। वह एक मजबूत, स्वतंत्र, पूर्ण महिला थी। तुमने कर दिखाया, उसने शीशे से कहा। तुमने वास्तव में खुद को फिर से पा लिया। शनिवार उसकी अपेक्षा से जल्दी आ गया। अनन्या ने एक सुरुचिपूर्ण लेकिन संयमित नेवी ब्लू ड्रेस चुनी। उसने अपने बालों को एक डीले जूड़े में बांधा और प्राकृतिक मेकअप का विकल्प चुना। वह सुंदर दिखना चाहती थी, लेकिन वह खुद की तरह दिखना चाहती थी, दूसरों को खुश करने के लिए संपादित संस्करण नहीं। द कोर्टयार्ड रेस्तरां शहर के केंद्र में जाने के बाद से उसके पसंदीदा में से एक था। इसमें एक आरामदायक माहौल था जिसमें नरम रोशनी और शहर का एक सुंदर दृश्य था। वह कुछ मिनट पहले पहुंची और छत पर एक मेज मांगी। जब उसने रोहन को रेस्तरां में प्रवेश करते देखा तो उसके दिल की एक धड़कन रुक गई। वह स्पष्ट रूप से अधिक परिपक्व था। उसके गहरे भूरे बालों में अब कनपटियों पर कुछ भूरे बाल थे और उसकी हरी आंखों के चारों ओर अभिव्यक्ति की रेखाएं थीं जिन्हें वह इतनी अच्छी तरह से याद करती थी। लेकिन मुस्कान वही थी, कोमल और सच्ची, और जिस तरह से उसने उसे देखा, जब उसने उसे देखा, वह ऐसा था जैसे समय बीता ही ना हो। अनन्या, उसने मेज के पास आते हुए कहा, और उसकी आवाज में स्पष्ट प्रशंसा थी। वाह, तुम दीप्तिमान लग रही हो। उसने थोड़ा शर्माते हुए महसूस किया। धन्यवाद, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। उन्होंने एक दूसरे को एक आलिंगन के साथ बधाई दी जो विशुद्ध रूप से मैत्रीपूर्ण होने से कुछ सेकंड अधिक समय तक चला, और अनन्या ने एक आरामदायक अपनेपन को महसूस किया जिसे वह भूल चुकी थी कि वह मौजूद है। तो उसने बैठते ही कहा, मुझे इस पेशेवर पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ बताओ। और उसने बताया। उसने काम पर वापस जाने के अपने फैसले के बारे में बात की, पहले प्रोजेक्ट के बारे में, खुद के उस हिस्से को फिर से खोजने की भावना के बारे में जिसे वर्षों से दफन कर दिया गया था। रोहन ने सच्ची तल्लीनता से सुना, बुद्धिमानी भरे सवाल पूछे, उसकी यात्रा में वास्तविक रुचि दिखाई। मैं हमेशा जानता था कि तुम शानदार होगी, उसने उसके खत्म करने पर कहा।
कॉलेज में भी जिस तरह से तुम वास्तुकला को देखती थीं, उसमें कुछ खास था। तुम सिर्फ इमारतें डिजाइन नहीं करती थीं, तुम सपने डिजाइन करती थीं। और तुम, उसने विषय बदलने के लिए पूछा ताकि भावनाएं उस पर हावी न हो जाएं। लंदन में जीवन कैसा रहा? रोहन मुस्कुराया। चुनौतीपूर्ण, पुरस्कृत, अकेला। कभी कभी अकेला, हाँ। मैंने कभी शादी नहीं की, तुम जानती हो। मैंने वर्षों से कुछ लोगों को डेट किया, लेकिन यह कभी वैसा नहीं था। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। अनन्या अच्छी तरह जानती थी कि वह क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि वह भी ऐसा ही महसूस करती थी। और तुम? उसने पूछा। तुम इन सभी बदलावों से कैसे निपट रही हो? मेरी अपेक्षा से बेहतर, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। बहुत लंबे समय तक मुझे लगा कि मैं उस सुरक्षा के बिना नहीं रह सकती जो शादी प्रदान करती थी, लेकिन मैंने पाया कि असली सुरक्षा खुद पर भरोसा करने से आती है, किसी और पर निर्भर होने से नहीं। और अब तुम खुद पर भरोसा करती हो। मैं सीख रही हूं। वह हर दिन थोड़ा और मुस्कुराई। उन्होंने काम के बारे में बात की, टिकाऊ वास्तुकला के बारे में, उन परियोजनाओं के बारे में जिन्हें वह यूरोप में विकसित कर रहा था। पेशेवर प्रस्ताव वास्तव में दिलचस्प था। एक साझेदारी जो उसे अपने काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने की अनुमति देगी, अपने कार्यालय को संयुक्त राज्य अमेरिका में रखते हुए, लेकिन यूरोपीय परियोजनाओं के साथ सहयोग करते हुए। साल में कुछ बार लंदन की यात्रा करना जरूरी होगा, उसने समझाया, और मैं भी यहां यात्रा करूंगा। हम समान स्तर पर सच्चे भागीदार होंगे। भागीदार शब्द में एक ऐसा वजन था जो पेशेवर से परे था, और वे दोनों यह जानते थे। क्या मैं इसके बारे में सोच सकती हूं? उसने पूछा। बेशक, लेकिन अनन्या, एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। उसने उसका इंतजार करते हुए उसे देखा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूला, उसने बस इतना कहा। इन सभी वर्षों में मैंने हमेशा खुद से पूछा, क्या होता अगर, क्या होता अगर मैंने यूरोप में वह नौकरी स्वीकार नहीं की होती? क्या होता अगर मैं तुम्हारे लिए लड़ा होता जब विक्रम आया? क्या होता अगर मैं और साहसी होता? शब्द हवा में लटके रहे। अनन्या को अपना दिल इतनी जोर से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था कि उसे यकीन था कि वह इसे सुन सकता है। रोहन, मैं जानता हूं कि यह जटिल है, उसने जारी रखा। मैं जानता हूं कि तुम खुद को फिर से बना रही हो, खुद को फिर से खोज रही हो। मैं तुम पर दबाव डालना या तुम्हारे जीवन को जटिल बनाना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें यह बताने का मौका फिर से खोना भी नहीं चाहता कि मैं कैसा महसूस करता हूं। अनन्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, भावनाओं का एक मिश्रण महसूस करते हुए जिसे उसने वर्षों से अनुभव नहीं किया था। डर, उत्साह, आशा, अनिश्चितता, सब एक ही समय में। मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूली, उसने आखिरकार स्वीकार किया। वर्षों तक मैंने खुद से पूछा कि अगर हमने अलग अलग चुनाव किए होते तो हमारा जीवन कैसा होता। और अब मैं सीख रही हूं कि नए चुनाव करने में कभी देर नहीं होती। उन्होंने रात का खाना अन्य विषयों पर बात करते हुए समाप्त किया, लेकिन रोमांटिक तनाव एक बिजली के करंट की तरह हवा में बना रहा। जब वह उसे कार तक छोड़ने गया तो विदा होने से पहले एक पल की झिझक थी। अनन्या, उसने धीरे से कहा, तुम पेशेवर प्रस्ताव के बारे में जो भी फैसला करो, मैं तुम्हें फिर से पाकर खुश हूं। तुम्हें मजबूत और पूर्ण देखना, यही सब कुछ है जो मैं हमेशा तुम्हारे लिए चाहता था। वह अपने पंजों के बल खड़ी हुई और उसे धीरे से गाल पर चूमा। मेरे जीवन के सही समय पर आने के लिए धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। उस रात अनन्या अपने अपार्टमेंट की छत को देखते हुए देर तक जागी रही। वर्षों में पहली बार भविष्य अनंत संभावनाओं से भरा लग रहा था। उसके पास एक फलता फूलता करियर था, वित्तीय स्वतंत्रता थी, और अब एक ऐसे प्यार की संभावना थी जिसे उसने हमेशा के लिए खोया हुआ मान लिया था। वह अभी तक नहीं जानती थी कि वह क्या निर्णय लेगी, लेकिन वह एक बात निश्चित रूप से जानती थी, उसके जो भी चुनाव होंगे वे उसके अपने होंगे, और यह अपने आप में एक जीत थी। रोहन के साथ फिर से मिलने के 1 साल बाद, और अनन्या का जीवन उन तरीकों से बदल गया था जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके साथ पेशेवर साझेदारी शानदार ढंग से फली फूली थी।
साथ में वे अमेरिकी बाजार में टिकाऊ वास्तुकला की अवधारणा में क्रांति ला रहे थे। लंदन की 3 यात्राओं ने न केवल उनके व्यवसाय को मजबूत किया था, बल्कि उनके बीच फिर से जन्मे रोमांस को भी। उस शनिवार की सुबह अनन्या अपने अपार्टमेंट में थी, एक ऐसे कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रही थी जो विडंबना यह है कि एक चक्र के पूर्ण समापन का प्रतिनिधित्व करेगा। मुंबई के उद्यमी संघ अपना पारंपरिक वार्षिक पर्व आयोजित कर रहा था, वही कार्यक्रम जिसमें वह वर्षों से विक्रम की अदृश्य पत्नी के रूप में शामिल हुई थी। इस बार हालांकि वह अनन्या शर्मा, पुरस्कार विजेता वास्तुकार और सफल उद्यमी के रूप में जा रही थी। उसके कार्यालय ने एक अभिनव टिकाऊ सामाजिक आवास परियोजना के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की थी और उसे समारोह में एक विशेष सम्मान प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया था। घबराई हुई हो? रोहन ने बेडरूम के दरवाजे पर दिखाई देते हुए पूछा। वह एक दिन पहले लंदन से आया था और 2 सप्ताह के लिए मुंबई में रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने स्थायी कदम के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए उन्होंने न केवल व्यवसाय में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी साझेदारी को आधिकारिक बनाने का फैसला किया था। थोड़ा उसने रात के लिए चुनी गई पोशाक को ठीक करते हुए स्वीकार किया। यह एक पन्ना हरे रंग का मॉडल था, सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत, जो उसकी आंखों और उसकी सिलुएट को निखारता था। यह उन भव्य पोशाकों की तरह नहीं था जिन्हें विक्रम हमेशा पहनने पर जोर देता था, लेकिन इसमें एक प्राकृतिक लालित्य था जो उसे एक ही समय में शक्तिशाली और स्त्रैण महसूस कराता था। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, रोहन ने पीछे से आकर उसकी गर्दन को धीरे से चूमते हुए कहा। विक्रम को जलन होगी। मुझे उसकी प्रतिक्रिया की परवाह नहीं है, अनन्या ने कहा, और उसे एहसास हुआ कि यह सच था। वह आदमी जिसने कभी उसके जीवन को नियंत्रित किया था, अब केवल अतीत का एक आंकड़ा था जो उसे भावनात्मक रूप से प्रभावित करने में असमर्थ था। रोहन मुस्कुराया, उस नाजुक हार की प्रशंसा करते हुए जो उसने पहना था, वही जो उसने उसे स्नातक स्तर पर दिया था, जो अब न केवल उनके द्वारा साझा किए गए अतीत का प्रतीक था, बल्कि उस भविष्य का भी था जिसे वे एक साथ बना रहे थे। तैयार हो? उसने अपनी बांह पेश करते हुए पूछा। पहले से कहीं ज्यादा, उसने जवाब दिया। ताज पैलेस, मुंबई का ग्रैंड बॉल रूम इस अवसर के लिए शानदार ढंग से सजाया गया था। सुनहरी रोशनी एक रोमांटिक माहौल बना रही थी और गोल मेजें रणनीतिक रूप से केंद्रीय डांस फ्लोर के चारों ओर व्यवस्थित थीं। यह वही जगह थी जहां अनन्या ने इतनी रातें नजरअंदाज और अपमानित होते हुए बिताई थीं। लेकिन इस शनिवार की रात सब कुछ अलग था। जिस क्षण से वे हॉल में दाखिल हुए, अनन्या ने देखा कि सिर उसकी दिशा में मुड़ रहे हैं। न केवल उसके रूप के कारण, हालांकि वह वास्तव में दीप्तिमान थी, बल्कि उस आत्मविश्वास के कारण जो उससे निकल रहा था। जिस तरह से वह चलती थी, जिस तरह से वह मुस्कुराती थी, वह पूरी तरह से बदल चुकी महिला थी। अनन्या शर्मा, एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा। यह श्रीमती मेहरा थीं, शहर के एक महत्वपूर्ण व्यवसायी की पत्नी और मुंबई की सामाजिक रानियों में से एक। हे भगवान, तुम बिल्कुल शानदार लग रही हो। धन्यवाद श्रीमती मेहरा, अनन्या ने रोहन का परिचय कराते हुए मुस्कुराया। यह रोहन वर्मा हैं, मेरे साथी और मंगेतर। मंगेतर शब्द अभी भी उसके होठों पर नया लग रहा था। उन्होंने पिछले हफ्ते सगाई की थी, जुहू बीच पर एक रोमांटिक सैर के दौरान, जब रोहन रेत पर घुटनों के बल बैठ गया था और एक साधारण लेकिन उत्तम अंगूठी के साथ उसका हाथ मांगा था। कुछ भी भव्य नहीं, लेकिन अर्थ से भरा हुआ। मंगेतर, श्रीमती मेहरा ने कहा, कितना अद्भुत है, और मैंने सुना है कि तुम लोग एक साथ अविश्वसनीय काम कर रहे हो। वह सामाजिक आवास परियोजना शानदार थी। अगले घंटे के दौरान अनन्या उन लोगों से घिरी रही जो उसे बधाई देना चाहते थे, रोहन से मिलना चाहते थे और उसकी परियोजनाओं के बारे में सुनना चाहते थे। यह एक पूरी तरह से नई और मादक अनुभूति थी। अपनी योग्यता के लिए प्रशंसा पाना, एक दिलचस्प और सफल व्यक्ति के रूप में देखा जाना। तभी उसने उसे देखा। विक्रम हॉल के दूसरी तरफ था, हमेशा की तरह पूरी तरह से टक्सीडो में तैयार, लेकिन उसमें कुछ अलग था।
वह किसी तरह छोटा लग रहा था। जितना उसे याद था उससे कम प्रभावशाली। उसके बगल में एक युवा गोरी महिला थी, शायद वही जिसे उसने 1 साल पहले देखा था, जो ऊब और असहज लग रही थी। एक पल के लिए उनकी आंखें हॉल के पार मिली। विक्रम ने उसे एक ऐसे भाव से घूर कर देखा जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई। आश्चर्य था, निश्चित रूप से, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो सम्मान या शायद सिर्फ इस बात की पहचान जैसा लग रहा था कि वह कोई ऐसी बन गई थी जिसे वह अब नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अनन्या ने रोहन का हाथ अपनी पीठ पर महसूस किया, एक आरामदायक स्पर्श जो उसे वर्तमान में वापस ले आया। सब ठीक है? उसने धीरे से पूछा। सब कुछ उत्तम है, उसने जवाब दिया। और यह सच था। विक्रम को देखने से अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह एक अजनबी को देखने जैसा था। मास्टर ऑफ सेरेमनी ने मंच पर ध्यान आकर्षित किया, यह घोषणा करते हुए कि यह विशेष सम्मान का समय है। अनन्या को उसकी टिकाऊ वास्तुकला परियोजनाओं के लिए वर्ष की नवोन्मेषी उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बुलाया गया था। जब वह मंच की ओर चली तो वह सभी की निगाहें खुद पर महसूस कर सकती थी, लेकिन यह वह बेचैनी नहीं थी जो वह तब महसूस करती थी जब वह सिर्फ विक्रम की पत्नी थी। यह सच्ची प्रशंसा थी, उसकी उपलब्धियों की पहचान। देवियों और सज्जनों, उसने माइक्रोफोन पर कहा। उसकी आवाज साफ और आत्मविश्वासी थी। जब मुझे आज रात सम्मानित होने का यह निमंत्रण मिला तो मैं सोच रही थी कि आज यहां होना मेरे लिए क्या मायने रखता है। उसने एक विराम लिया। उसकी आंखें दर्शकों पर घूम रही थीं। एक संक्षिप्त क्षण के लिए उसकी नजर विक्रम से मिली, जो उसे एक ऐसे भाव से देख रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। 2 साल पहले मैं खो गई थी। मैं भूल गई थी कि मैं कौन थी, मेरे सपने क्या थे, एक व्यक्ति के रूप में मेरा मूल्य क्या था। मैं एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जो मेरी नहीं थी, खुद का एक ऐसा संस्करण बन रही थी जिसे मैं पहचानती नहीं थी। हॉल में धीमी फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग विक्रम के साथ उसकी कहानी जानते थे और उसके शब्दों को स्पष्ट रूप से समझा जा रहा था। आज मैं यहाँ न केवल एक उद्यमी के रूप में हूँ, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में हूँ जिसने अपनी ताकत फिर से खोज ली है। ये पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सभी महिलाओं का है जिन्होंने फिर से शुरू करने का साहस किया, अपने सपनों का पीछा करने का, भले ही यह असंभव लग रहा हो। तालियां गर्मजोशी भरी और लंबी थीं। जब अनन्या मंच से नीचे उतरी तो उसे बधाई देने के लिए लोगों की भीड़ ने उसका स्वागत किया। उनमें आश्चर्यजनक रूप से विक्रम था। अनन्या, उसने कहा जब दूसरे दूर चले गए, बधाई हो, यह एक शक्तिशाली भाषण था। धन्यवाद, उसने विनम्रता से लेकिन बिना किसी ठंडक के जवाब दिया। उसके दिल में अब कोई गुस्सा नहीं था, केवल उदासीनता थी। तुम खुश हो? उसने कहा, जैसे कि शब्द का उच्चारण करना मुश्किल हो। मैं हूं, उसने बस पुष्टि की। विक्रम ने रोहन को देखा, जो कुछ मीटर दूर खड़ा था, अन्य मेहमानों के साथ बात कर रहा था, लेकिन बातचीत पर स्पष्ट रूप से ध्यान दे रहा था। ये वह है ना, लंदन का वास्तुकार? हाँ, रोहन और मैं साथी हैं और हम जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। विक्रम के चेहरे पर कुछ गुजरा, एक ऐसा भाव जो पछतावा या शायद सिर्फ इस बात का एहसास हो सकता था कि उसने क्या खो दिया था। अनन्या, मैंने जो किया उसके लिए, मैंने तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया उसके लिए मैंने तुमसे कभी माफी नहीं मांगी। तुम बहुत बेहतर की हकदार थीं। इतने सालों में जब से वह उसे जानती थी, यह पहली बार था कि उसने स्वीकार किया कि वह गलत था, लेकिन उसके शब्द किसी भी भावनात्मक प्रभाव को पैदा करने के लिए बहुत देर से आए। यह कहने के लिए धन्यवाद, उसने ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन यह अब अतीत का हिस्सा है। तुम बदल गई हो, उसने कहा, उसे ऐसे देखते हुए जैसे वह उसे पहली बार देख रहा हो। मैं बदली नहीं हूं, उसने धीरे से सुधारा। मैं वापस वही बन गई हूं जो मैं हमेशा से थी। रोहन उस पल पास आया, अनन्या की कमर पर अपना हाथ रखते हुए, एक सुरक्षात्मक लेकिन अधिकारपूर्ण तरीके से नहीं। विक्रम, रोहन ने विनम्रता से अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। रोहन, विक्रम ने पेश किए गए हाथ को मिलाते हुए जवाब दिया। सगाई के लिए बधाई हो। तुम्हारे पास एक असाधारण महिला है, मुझे पता है। रोहन ने बस इतना कहा, अनन्या को स्पष्ट प्यार से देखते हुए। मैं बहुत भाग्यशाली हूं,
और एक अजीब खामोशी का क्षण था, इससे पहले कि विक्रम ने सिर हिलाया और दूर चला गया, अपनी मेज पर लौट आया, जहां युवा गोरी महिला अधीरता से उसका इंतजार कर रही थी। तुम कैसा महसूस कर रही हो? रोहन ने पूछा जब वे अकेले थे। आजाद, अनन्या ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। पूरी तरह से आजाद। बाकी की रात जादुई थी। उन्होंने नृत्य किया, अन्य जोड़ों से बात की, एक साथ हंसे। अनन्या स्पष्ट रूप से रात की स्टार थी। महिलाएं उसे बधाई देने के लिए पास आती, व्यवसायी भविष्य की परियोजनाओं पर चर्चा करना चाहते थे, युवा पेशेवर करियर पर सलाह मांगते थे। ये वह सब कुछ था जिसका उसने वर्षों पहले सपना देखा था, लेकिन जिसका पीछा करना छोड़ दिया था। रात के अंत के पास, जब वे एक धीमी वॉल्ट्स पर नृत्य कर रहे थे, रोहन ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम जानती हो कि हर कोई तुम्हें देख रहा है ना? हमें, उसने सुधारा। नहीं प्रिय, तुम्हें। तुम इस हॉल में अब तक की सबसे प्रशंसित महिला हो। अनन्या ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह सही था। लोग उसे प्रशंसा, सम्मान, यहां तक कि ईर्ष्या के साथ देख रहे थे, लेकिन एक सकारात्मक ईर्ष्या, उस तरह की जो नष्ट करने के बजाय प्रेरित करती है। यह अजीब है, उसने फुसफुसाया। वर्षों तक मैं इसी कार्यक्रम में अदृश्य महसूस करते हुए शामिल हुई, और अब तुम्हें नजरअंदाज करना असंभव है, उसने पूरा किया। महंगी पोशाकों या भव्य गहनों के कारण नहीं, बल्कि उस रोशनी के कारण जो तुमसे निकलती है। जब संगीत समाप्त हुआ और वे जाने की तैयारी कर रहे थे, श्रीमती मेहरा एक बार फिर पास आईं। अनन्या, प्रिय, उन्होंने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वर्षों तक हम सब टिप्पणी करते थे कि तुम कितनी बुझी हुई लगती थी, जैसे कि तुम हमेशा छाया में थी। हम में से कुछ ने तुम्हें बातचीत में और अधिक शामिल करने की कोशिश भी की, लेकिन तुम हमेशा असहज लगती थी। अनन्या ने सिर हिलाया, याद करते हुए कि वह उन मौकों पर कैसा महसूस करती थी। लेकिन आज रात, श्रीमती मेहरा ने जारी रखा, तुम दीप्तिमान, आत्मविश्वासी, प्रेरणादायक थीं। कई महिलाओं ने मुझसे कहा कि तुमने उन्हें अपने जीवन में और अधिक साहसी बनने के लिए प्रेरित किया है। शब्दों ने अनन्या को गहराई से छुआ। वह अदृश्य से प्रेरणादायक बन गई थी। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिस पर विश्वास करना लगभग असंभव लग रहा था। घर के रास्ते में कार में उन्होंने रात के बारे में बात की। क्या तुमने विक्रम के चेहरे पर वह भाव देखा जब तुम मंच पर थीं? रोहन ने पूछा। मैंने देखा, अनन्या ने जवाब दिया। हैरान लग रहा था, शायद प्रभावित भी। मुझे लगता है कि उसे आखिरकार एहसास हो गया कि उसने क्या खो दिया है, रोहन ने कहा। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तुम अब वह महिला नहीं हो जिसे वह जानता था। तुम बहुत बेहतर हो। मैं बेहतर नहीं हूं, उसने प्रतिबिंबित किया। मैं वही व्यक्ति हूं जो मैं हमेशा अंदर से थी। बस अब मेरे पास इसे दुनिया को दिखाने का साहस है। जब वे अपार्टमेंट पहुंचे तो अनन्या बाथरूम में शीशे के पास गई और अपने प्रतिबिंब को देखा। जो महिला उसे वापस घूर रही थी, वह आत्मविश्वासी, पूर्ण, प्यार करने वाली थी। यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह वही व्यक्ति था जो 2 साल पहले अपनी ही जिंदगी में एक छाया की तरह महसूस करता था। रोहन शीशे में उसके पीछे दिखाई दिया, उसे अपनी बाहों में लपेटते हुए। अगले अध्याय के लिए तैयार हो? उसने उसकी गर्दन को धीरे से चूमते हुए पूछा। तैयार से ज्यादा, उसने जवाब दिया, उसके हाथों को अपने हाथों से ढंकते हुए। लंदन में हमारे जीवन के लिए, हमारी नई परियोजनाओं के लिए, हमारे परिवार के लिए। हाँ, उन्होंने बच्चे पैदा करने के बारे में बात की थी। अनन्या, जिसने विक्रम के साथ अपनी शादी के दौरान इस विचार को छोड़ दिया था, अब मां बनने की संभावना से उत्साहित महसूस कर रही थी। इस बार यह अलग होगा। यह प्यार से किया गया एक चुनाव होगा, सामाजिक दायित्व से नहीं। उस रात जब वह सोने की तैयारी कर रही थी, अनन्या ने उस यात्रा के बारे में सोचा जो उसने की थी। अदृश्य पत्नी से लेकर पर्व की सबसे प्रशंसित महिला तक, आश्रित से स्वतंत्र तक, खोए हुए से पाए हुए तक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, दुखी से पूरी तरह गहराई से खुश तक। पर्व उत्सव की एक रात से कहीं ज्यादा था। यह उसकी स्वतंत्रता की घोषणा थी, जीवन के स्कूल से उसकी स्नातक की उपाधि, दुनिया के लिए नई अनन्या का परिचय।
और दुनिया ने खड़े होकर तालियां बजाई थीं। 6 महीने बाद अनन्या लंदन के दिल में द सेवॉय होटल के एक शानदार कमरे के शीशे के सामने खड़ी थी। उसकी शादी समारोह में केवल 2 घंटे बाकी थे और वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका जीवन पूरी तरह से कैसे बदल गया था। जो दुल्हन की पोशाक उसने चुनी थी वह उसके नए व्यक्तित्व का एक आदर्श प्रतिबिंब थी। सुरुचिपूर्ण, बिना दिखावटी हुए, रोमांटिक, बिना अतिशयोक्ति के, रेशम हाथी दांत में नाजुक फीते के विवरण के साथ यह उसके शरीर को धीरे और स्त्रैण तरीके से गले लगाता था। उस असाधारण पोशाक के विपरीत जो उसने विक्रम के साथ अपनी शादी में पहनी थी, जिसे मेहमानों को प्रभावित करने के लिए ज्यादा चुना गया था बजाय उसे खुश करने के, यह उसे वास्तव में सुंदर महसूस कराता था। अनन्या, तुम बिल्कुल शानदार लग रही हो, प्रिया ने कहा, जो मुंबई से उसकी मेड ऑफ ऑनर बनने के लिए आई थी। मैंने तुम्हें इतना दीप्तिमान कभी नहीं देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इतनी खुश कभी नहीं थी, अनन्या ने जवाब दिया, उस नाजुक हार को ठीक करते हुए जो रोहन ने उसे स्नातक स्तर पर दिया था, अब उन सभी चक्रों का प्रतीक है जो उसके जीवन में बंद हो गए थे। लंदन में शादी करने का निर्णय स्वाभाविक था। वे आधा साल स्पेन में और आधा संयुक्त राज्य अमेरिका में बिताएंगे, उन 2 कार्यालयों का प्रबंधन करेंगे जिन्हें उन्होंने एक साथ बनाया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय महानगरीय जीवन था जो रोमांच और पेशेवर चुनौतियों से भरा था। समारोह के लिए चुना गया स्थान उत्तम था। हाइड पार्क में द क्रिस्टल पैलेस के बगीचे आश्चर्यजनक वास्तुकला और विपुल प्रकृति से घिरे हुए थे। यह अंतरंग, रोमांटिक, सार्थक था, वह सब कुछ जो उसकी पहली शादी नहीं थी। समय आ गया है, प्रिया ने धीरे से घड़ी को देखते हुए कहा। जब अनन्या होटल की सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसने उन लोगों का एक छोटा समूह पाया जिन्हें वह प्यार करती थी, उसका इंतजार कर रहे थे। प्रिया के अलावा लंदन के कुछ साथी वास्तुकार मौजूद थे जो प्रिय मित्र बन गए थे। मुंबई के 2 जोड़े जिनसे वह और रोहन अपने परोपकारी कार्यों के दौरान मिले थे, और आश्चर्यों का आश्चर्य, रोहन के माता पिता जो बार्सिलोना से अपनी बहू से मिलने के लिए आए थे। बेटी, श्री वर्मा ने कहा, जो अपने 70 के दशक के एक सुरुचिपूर्ण व्यक्ति थे, धीरे से उसका हाथ चूमते हुए। परिवार में स्वागत है। हाइड पार्क तक का जुलूस क्लासिक कारों में किया गया था जिन्हें सफेद और हरे फूलों से सजाया गया था, एक टिकाऊ विकल्प जो जोड़े के मूल्यों को दर्शाता था। जब वे क्रिस्टल पैलेस पहुंचे तो अनन्या ने अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की। वहां कांच और लोहे की संरचना के सामने जो लंदन के सूरज के नीचे चमक रही थी, रोहन था। उसने एक बेदाग नेवी ब्लू सूट पहना था, लेकिन यह उसकी मुस्कान थी जिसने उसे एक पल के लिए रुकने और दृश्य को आत्मसात करने पर मजबूर कर दिया। यह शुद्ध खुशी, प्रशंसा और प्यार की मुस्कान थी। समारोह एक ऐसे सेलिब्रॉन द्वारा संचालित किया गया था जो पुर्तगाली और स्पेनिश दोनों बोलता था, जिससे सभी मेहमानों को प्रतिज्ञाओं को समझने की अनुमति मिलती थी। जब अनन्या की बोलने की बारी आई तो उसने रोहन की हरी आंखों में देखा और महसूस किया कि जैसे पूरा ब्रह्मांड उन्हें उस क्षण तक लाने के लिए साजिश कर रहा था। रोहन, उसने शुरू किया। उसकी आवाज साफ और दृढ़ थी। जब हम कॉलेज में मिले तो मैं सपनों से भरी एक युवा महिला थी, लेकिन अपने ही मूल्य के बारे में असुरक्षित थी। तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं दुनिया को जीत सकती हूं। कुछ विचारशील आंसू उसके चेहरे पर लुढ़क गए, लेकिन उसकी मुस्कान दीप्तिमान थी। फिर जीवन ने हमें अलग कर दिया और मैं रास्ते में खो गई। मैं भूल गई कि मैं कौन थी। मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया। मैं खुद के एक ऐसे संस्करण में बदल गई जिसे मैं भी नहीं पहचानती थी। लेकिन भाग्य, जीवन, भगवान, चाहे हम इसे जो भी कहें, हमें सही समय पर एक दूसरे के पास वापस ले आया। उसने एक विराम लिया, प्रिया को संक्षिप्त रूप से देखते हुए जो भावना से रो रही थी। तुमने ना केवल मुझे अपना करियर वापस पाने में मदद की रोहन, तुमने मुझे अपनी आत्मा वापस पाने में मदद की। तुमने मुझे सिखाया कि फिर से शुरू करने में कभी देर नहीं होती, कि हम खुशी का पीछा करने के लिए कभी बहुत बूढ़े नहीं होते, और यह कि सच्चा प्यार व्यक्ति को कम नहीं करता, यह उसे बढ़ाता है।
रोहन स्पष्ट रूप से भावुक था। उसकी आंखें अनचाहे आंसुओं से चमक रही थीं। मैं तुमसे वादा करती हूं कि न केवल तुम्हारी पत्नी बनूंगी, बल्कि हर मायने में तुम्हारी जीवन साथी बनूंगी। व्यवसाय में, सपनों में, उन रोमांचों में जो अभी आने बाकी हैं। मैं वादा करती हूं कि मैं फिर कभी नहीं खोऊंगी, क्योंकि अब मैं जानती हूं कि मेरा घर कोई जगह नहीं है, यह तुम्हारे साथ होना है। जब रोहन ने अपनी प्रतिज्ञाएं कहीं, तो उसके शब्द समान रूप से मार्मिक थे। उसने उल्लेख किया कि उसने उसे प्यार करना कभी बंद नहीं किया था, कि उसने उम्मीद की थी कि किसी दिन वे फिर से मिलेंगे, और उसे एक नष्ट हुई शादी की राख से पुनर्जन्म लेते देखना उसके द्वारा देखी गई सबसे प्रेरणादायक चीज थी। तुम सबसे बहादुर महिला हो जिसे मैं जानता हूं, उसने कहा, और मैं अपना शेष जीवन तुम्हारी ताकत से सीखते हुए बिताने के लिए सम्मानित महसूस करता हूं। जब उन्हें पति और पत्नी घोषित किया गया और मेहमानों की गर्मजोशी भरी तालियों के बीच उन्होंने एक दूसरे को चूमा, तो अनन्या ने महसूस किया कि वह आखिरकार पूरी हो गई थी। इसलिए नहीं कि उसे पूरा होने के लिए एक आदमी की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि उसे कोई ऐसा मिल गया था जो उसे ठीक वैसे ही प्यार करता था जैसी वह थी, मजबूत, स्वतंत्र, महत्वाकांक्षी और आजाद। शादी की पार्टी द सेवॉय होटल की छत पर आयोजित की गई थी, जिसमें लंदन का मनोरम दृश्य था। यह छोटा, अंतरंग, हंसी और सार्थक बातचीत से भरा था। कोई दिखावा नहीं था, कोई सामाजिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कोई झूठ नहीं था। यह वास्तविक था, ठीक उसी प्यार की तरह जिसका जश्न मनाया जा रहा था। रात के खाने के दौरान प्रिया ने एक भाषण दिया जिसने सभी को एक ही समय में हंसाया और रुलाया। मैं अनन्या से तब मिली थी जब हम विश्वविद्यालय में 2 युवा सपने देखने वाली थीं। उसने अपनी शैंपेन का गिलास उठाते हुए कहा। वह प्रतिभाशाली, टिकाऊ वास्तुकला के बारे में क्रांतिकारी विचारों से भरी थी। फिर कुछ वर्षों के लिए वह खो गई, लेकिन हर नायिका की तरह उसने घर वापस आने का रास्ता खोज लिया। एक भौतिक घर नहीं, बल्कि खुद के लिए। प्रिया ने सीधे अनन्या को देखा। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। आज वह न केवल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वह एक प्रेरणा है। इस बात का सबूत है कि हमारी कहानी में एक नया अध्याय लिखने में कभी देर नहीं होती। इस बात का सबूत है कि हम खुद को फिर से खोज सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं, और वह खुशी पा सकते हैं जिसके हम हकदार हैं। तालियां गर्मजोशी भरी थीं और कई मेहमान रात के दौरान यह कहने के लिए पास आए कि अनन्या की कहानी ने उन्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कैसे प्रेरित किया था। जब आखिरी मेहमान ने विदा ली और वे आखिरकार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में अकेले थे, तो अनन्या और रोहन बालकनी पर बैठ गए, नीचे टिमटिमाते लंदन की रोशनी को देखते हुए। तो श्रीमती वर्मा, रोहन ने उसके नए उपनाम के साथ मजाक करते हुए कहा, कैसा महसूस कर रही हो? पूरी तरह से, गहराई से, अवर्णनीय रूप से खुश, उसने उसकी बाहों में सिमटते हुए जवाब दिया। और तुम? दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी। वे कुछ मिनटों के लिए खामोश रहे, पल की विशालता को आत्मसात करते हुए। आखिरकार अनन्या बोली, तुम जानते हो कि इस सब में सबसे अविश्वसनीय क्या है? क्या? 2 साल पहले मैं आश्वस्त थी कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है। मुझे लगा कि खुश रहने के लिए, एक करियर बनाने के लिए, सच्चा प्यार पाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। और अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है और थोड़ा और भी, उसने पूरा किया। हाँ, और जो सबक मैंने सीखा है वह यह है कि कभी देर नहीं होती। हम कभी बहुत बूढ़े नहीं होते हमारे सपनों का पीछा करने के लिए, और जो अब हमारी सेवा नहीं करता है उससे छुटकारा पाने के लिए कभी देर नहीं होती। रोहन ने जोड़ा, बिल्कुल। मुझे एक आरामदायक लेकिन दुखी जीवन को छोड़कर एक चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत जीवन खोजने का साहस करना पड़ा। रोहन ने उसे धीरे से चूमा। और अब अगला सपना क्या है? अनन्या ने अपने अभी भी सपाट पेट पर अपना हाथ रखते हुए मुस्कुराया। कुछ ऐसा था जो उसने उसे अभी तक नहीं बताया था, एक खोज जो उसने पिछले हफ्ते शादी से पहले की थी। हम एक परिवार शुरू करें तो कैसा रहेगा? उसने धीरे से कहा। रोहन ने उसे आश्चर्य से देखा और फिर एक ऐसी खुशी के साथ जिसने उसके पूरे चेहरे को रोशन कर दिया। तुम 6 हफ्ते
उसने उसके शुद्ध आनंद के भाव पर हंसते हुए पुष्टि की, हे भगवान अनन्या। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे घुमाया। दोनों बच्चों की तरह हंस रहे थे। तुम्हें कब पता चला? पिछले हफ्ते। मैं तुम्हें आज हमारे खास दिन पर बताना चाहती थी। मैं विश्वास नहीं कर सकता। हमारा एक बच्चा होने वाला है। हमारा परिवार शुरू हो रहा है। उस रात जब वे पति और पत्नी के रूप में अपने पहले दिन सोने की तैयारी कर रहे थे, अनन्या ने एक बार फिर शीशे में देखा। जो महिला उसे वापस घूर रही थी वह उस व्यक्ति से पहचानने योग्य नहीं थी जो वह 2 साल पहले थी। यह महिला मजबूत लेकिन कोमल थी, स्वतंत्र लेकिन गहराई से प्यार करने में सक्षम थी, महत्वाकांक्षी लेकिन संतुलित थी। यह एक ऐसी महिला थी जिसने सीखा था कि कभी-कभी हमें अधिक ठोस रूप से खुद को फिर से बनाने के लिए पूरी तरह से टूटना पड़ता है। धन्यवाद, उसने अपने प्रतिबिंब से फुसफुसाया, फिर से शुरू करने का साहस करने के लिए। शीशे में उसने न केवल खुद को देखा बल्कि भविष्य को भी देखा। एक फलता फूलता अंतर्राष्ट्रीय करियर, प्यार और आपसी सम्मान पर आधारित एक शादी, और अब रास्ते में एक बच्चा। उसने दुनिया भर में यात्रा करते हुए टिकाऊ परियोजनाओं का विकास करते हुए देखा। उसने खुद को वास्तुकला पढ़ाते हुए, युवा पेशेवरों को प्रेरित करते हुए, ऐसे बच्चों की परवरिश करते हुए देखा जो यह जानते हुए बड़े होंगे कि वे जो कुछ भी बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं। यह एक लंबी और कभी-कभी दर्दनाक यात्रा रही थी, लेकिन यह हर आंसू, डर के हर पल, हर कठिन निर्णय के लायक थी। अनन्या शर्मा वर्मा ने आखिरकार दुनिया में अपनी जगह पा ली थी, और वह जगह किसी के बगल में या किसी की छाया में नहीं थी। वह जगह ठीक वहीं थी जहां उसे हमेशा होना चाहिए था, अपनी ही जिंदगी के केंद्र में, अपनी ही कहानी की नायिका होते हुए। और वह कहानी, वह जानती थी, अभी शुरू हो रही थी। कभी-कभी सबसे बड़ा साहस जो हम दिखा सकते हैं वह है फिर से शुरू करने का साहस। अनन्या ने पाया कि खुद को फिर से खोजने, उस खुशी का पीछा करने जिसके हम हकदार हैं, और हमारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने में कभी देर नहीं होती। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने भाग्य के लेखक हैं, और यह कि सच्चा प्यार आत्म प्रेम से शुरू होकर हमें बदलने और हमें मुक्त करने की शक्ति रखता है। यह पुनर्जन्म की कहानी है, स्त्री शक्ति की, कभी भी अपने सपनों को न छोड़ने की। अनन्या हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खोया हुआ लगता है तब भी सुरंग के अंत में एक रोशनी होती है। कभी-कभी हमें बस उसकी ओर चलने का साहस करना पड़ता है।